वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। एग्जाम्पल 7, अ शॉप रेंट्स आउट चेयर्स एंड टेबल्स फॉर अ डेज यूज। एक दुकान है जो टेबल और चेयर को रेंट पे देती है, मतलब किराए पे देती है। जैसे घर में फंक्शन वगैरह है या और कोई प्रोग्राम है तो किराए पे टेबल चेयर आती है ना, तो ऐसी एक दुकान की बात हो रही है। टू रेंट देम वन हैज टू फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस। अगर आपको रेंट पे लेना है तो ये फॉलोइंग प्राइस है जो आपको पे करना होगा। यहाँ पर आपको पर पीस प्राइस दिया है कि एक चेयर आप लोगे तो उसका किराया पड़ेगा 40 रुपए। इसी तरह से एक टेबल का ₹75। When the furniture is returned, the shopkeeper pays back some amount as follows. जब आप फर्नीचर वापस करोगे तो शॉपकीपर आपको कुछ पैसा वापस करेगा। दुकानदार क्या करते हैं, जितना रेंट होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा लेते हैं कि अगर मान लो फर्नीचर लेके भाग गए तो वो कहाँ आपको ढूंढेगा, या आपसे कोई फर्नीचर टूट गया, अब आप वापस करने जा रहे हो, दुकानदार कहेगा भैया आपने तोड़ दिया, हमको लाओ एक्स्ट्रा पैसा दो। अब आप देने को तैयार नहीं हो तो पहले से ही वो एक्स्ट्रा पैसा ले लेता है। तो अगर आप सही सलामत उसके फर्नीचर को वापस कर दोगे तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसने लिया था वो वापस कर देगा। तो अमाउंट कितना रिटर्न होगा वो भी आपको दिया है कि जब चेयर वापस करोगे तो हर एक चेयर पे आपको 6 रुपीज मिलेगा और हर एक टेबल पे 10 रुपीज मिलेगा। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ रुपीज पेड इफ एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स आर रेंटेड। अब आपको एक्सप्रेशन लिखना है जो ये बताए कि टोटल नंबर ऑफ रुपीज कितना पे करना पड़ेगा अगर एक्स चेयर्स और वाई टेबल्स को रेंट पे लिया गया। तो देखो टोटल जो अमाउंट आपको पे करना होगा वो कैसे निकलेगा, पहले ये समझो। जैसे मान लो एक चेयर वो किराए पे लेके आया, तो जब लेने जाएगा तो उसको 40 रुपए देना पड़ेगा कि नहीं। जब वो चेयर को रिटर्न करेगा तो दुकानदार उसको 6 रुपए वापस कर देगा। तो एक्चुअल में जो उसका खर्चा हुआ वो कितना होगा, 40 माइनस 6 कर दो, आ जाएगा 34। यानी एक्चुअली 34 रुपीज उसने पे किया, क्योंकि 40 रुपए दिया था लेकिन दुकानदार ने 6 रुपए वापस भी तो कर दिया। आपने मुझे 100 रुपए दिया, मैंने 20 रुपए आपको वापस कर दिया, तो एक्चुअली आपने 80 रुपीज ही तो पे किया। 100 रुपए दिया था, 20 रुपए मिल भी तो गया। तो ओवरऑल जो आपने पेमेंट किया वो 80 रुपीज का था। ठीक इसी तरीके से एक चेयर वो लेके आया, स्टार्टिंग में 40 रुपए दिया, वापस करेगा तो 6 रुपए उसको दुकानदार लौटा देगा। तो ओवरऑल जो उसका खर्चा आया वो 34 रुपीज का था। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे कि पहले ही हम निकाल लेंगे कि स्टार्टिंग में जब किराए पे लेने गया था तो कितना पैसा दिया, उसके बाद जब वापस करने गया तो दुकानदार उसको कितना पैसा दिया, इन्हीं का डिफरेंस निकाल लेंगे। फॉर एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स लेट अस फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एट द बिगनिंग। तो ये बात कह रहा है कि एक्स चेयर्स और वाई टेबल्स के लिए पहले हम टोटल अमाउंट निकालेंगे जो कि बिगनिंग में स्टार्टिंग में पे किया गया, एंड द अमाउंट वन गेट्स बैक आफ्टर रिटर्निंग द फर्नीचर। और जब फर्नीचर रिटर्न कर रहा है उस समय कितना पैसा मिला उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू गेट दिस अमाउंट। अब इसका क्या प्रोसीजर होगा, इसको डिस्क्राइब करो। तो ये नीचे आपको दिया हुआ है, द टोटल अमाउंट इन रुपीज पेड एट द बिगनिंग इज, एक चेयर का 40 रुपीज, एक्स चेयर ले रहा है तो 40x हो जाएगा। एक टेबल के लिए 75 रुपीज पे करना होगा, वाई टेबल्स ले रहा है तो 75 मल्टीप्लाई बाय वाई जो कि 75y हो जाएगा। तो चेयर के लिए उसको 40x देना पड़ेगा, टेबल के लिए 75y देना पड़ेगा, दोनों का टोटल मिलाने के लिए ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। द टोटल अमाउंट रिटर्न, दुकानदार उसको कितना वापस करेगा, तो एक चेयर के लिए 6 रुपीज, एक्स चेयर वो ले रहा है। इसी तरीके से एक टेबल के लिए 10 रुपये वापस करेगा, उसने वाई टेबल रिटर्न की है तो 10 मल्टीप्लाई बाय वाई यानी 10y हो जाएगा। टोटल कितना वापस होगा, तो चेयर का कितना, टेबल का कितना, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया। सो द टोटल अमाउंट पेड, तो टोटल अमाउंट कितना पे किया गया, बिगनिंग में जितना वो पे करेगा और दुकानदार इतना वापस करेगा, तो दुकानदार ये अमाउंट वापस करेगा। इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्यों करेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि आपने मुझे 100 रुपये दिया लेकिन 20 रुपये मैंने आपको वापस कर दिया, तो एक्चुअली आपने मुझे 80 रुपये ही दिया था। अब यहाँ क्वेश्चन है, कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। क्या इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं, यह बता दो। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ हमको लाइक टर्म्स देखने को मिल रहे हैं। एक लाइक टर्म है 40x और दूसरा है 6x। अभी अगर साइन की बात ना करें, वैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, लेकिन सिंपल से हमको डायरेक्ट देखने पे लग रहा है इधर 40x इधर 6x है, दोनों में सेम लेटर नंबर है यानी लाइक टर्म्स होंगे, तो इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी करना पड़ेगा वो कर लेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से y वाला टर्म एक आपको यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा, तो इसको फर्दर जो भी हमको करना होगा ऐड या सब्सट्रैक्ट वो हम कर लेंगे। अब याद करो हम ब्रैकेट्स को कैसे ओपन करते थे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है या कोई साइन नहीं लगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, तो कोई साइन नहीं लगा मतलब पॉजिटिव है, ये अंडरस्टूड होता है। जैसे मान लो लिखा है 3 तो मतलब ये 3 पॉजिटिव है, अगर निगेटिव होता तो माइनस लगाना पड़ता, पॉजिटिव के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये पहला वाला जो ब्रैकेट है इससे पहले कोई साइन नहीं है मतलब ये पॉजिटिव है, तो सिंपल ब्रैकेट हटा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर वाले टर्म का साइन बदल जाएगा। जैसे ये 6x है तो इसके पहले कोई साइन नहीं लगा, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ देखना
ब्रैकेट के बाहर तो माइनस है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर अंदर की बात करो, सिंपल 6x से पहले कोई साइन नहीं लगा, मतलब ये पॉजिटिव है, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसके पहले माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह 10y देखो ये पॉजिटिव है क्योंकि प्लस का साइन इससे पीछे है, ब्रैकेट हटेगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, इसके पहले माइनस का साइन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। तो ये 40x प्लस 7y और ये माइनस 6x माइनस 10y हो जाएगा। सिंस द टर्म्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर द रिमेनिंग ब्रैकेट कैन बी ओपनड एंड द एक्सप्रेशन बिकम्स। अभी हम जानते हैं कि टर्म्स को किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हो, टर्म्स को इधर उधर करके ग्रुपिंग करके रीअरेंजमेंट आप कर सकते हो और उसके बाद सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहाँ देखो टर्म्स को अलग अलग लिख के दिखाया गया है कि एक टर्म है 40x, दूसरा है 75y, प्लस लगा लगा के सारे टर्म्स लिख रहे हैं। तो 40x प्लस 75y प्लस माइनस 6x, ये पूरा एक टर्म है तो माइनस 6x हो गया। फिर माइनस 10y, ये पूरा एक टर्म है तो प्लस माइनस 10y। अब लाइक टर्म्स को हम ग्रुप कर सकते हैं एक साथ, तो रिजल्ट आपके सामने क्या होगा, तो x वाले टर्म को एक साथ कर दिए 40x प्लस माइनस 6y, इसी तरह से y वाले टर्म को एक साथ कर दिया हमने। अब देखो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि जैसे मान लो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 लिखा हुआ है, तो अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ब्रैकेट हटाओगे तो 5 एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, पीछे प्लस का साइन है तो वो रहेगा, वैसे 5 एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका रिवर्स भी हम कर सकते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। मतलब यहाँ दोनों ही टर्म के अंदर 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 बाहर आ गया और सिंपल जो नंबर बचा, जैसे 2 बचा और 3 बचा तो 2 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो ऐसे किया जा सकता है, ये आपने पढ़ा है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ देखो x है और यहाँ पर भी x है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लोगे ब्रैकेट के बाहर कर दोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सिंपल 40 बचेगा और प्लस का साइन माइनस 6, प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाता है, तो सिंपल डायरेक्ट हम यहाँ माइनस लिख देंगे। नहीं तो आप ये जानते होगे कि एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर को अगर हम ऐड करें तो नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाता है, साइन बड़े का लगता है। तो अगर आपने इस तरह से भी लिखा कि 40 प्लस और ये माइनस 6 था, तो 40 आपका पॉजिटिव नंबर है और ये माइनस 6 ये निगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर जो ऐड होता है तो नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाता है, नहीं 40 माइनस 6 हो जाएगा तो आ जाएगा 34 और साइन बड़े वाले के लगेगा। तो 40 बड़ा है और 40 पॉजिटिव है तो 34 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर x कॉमन था तो बाहर ले लिया हमने और ब्रैकेट के अंदर 40 माइनस 6। इसी तरीके से यहाँ पर y कॉमन है तो y बाहर हो जाएगा, 75 माइनस 10 ये आ गया। अब सॉल्व करोगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन था हमारा, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया इतने में, विच इज़ द टोटल अमाउंट पेड इन रुपीज़। और ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि टोटल अमाउंट रुपीज़ में कितना पे करना होगा। कुड वी हैव रिटन द इनिशियल एक्सप्रेशन एज 40x प्लस 75y प्लस माइनस 6x माइनस 10y। क्या जो इनिशियल एक्सप्रेशन है, जो स्टार्टिंग में हमने एक्सप्रेशन बनाया था, उसको हम ऐसे लिख सकते थे। मतलब यहाँ आप देखो तो स्टार्टिंग में हमारा ये एक्सप्रेशन बना था, जहाँ पर आप देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर सिंपल 6x प्लस 10y है। यहाँ जो एक्सप्रेशन लिखा है इसके अंदर क्या है, ब्रैकेट के बाहर तो प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस 6x और माइनस 10y है। तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं इनिशियल एक्सप्रेशन को? हाँ बिल्कुल। अगर इसको आप दूसरी तरह से सोचो तो इस तरह से लिख सकते हो। कैसे? देखो, 2 ट्रांजैक्शन हुए हैं, यानी 2 बार लेन देन हुई है। फर्नीचर लिया, पैसा दिया। एक बार तो स्टार्टिंग में, जैसे मान लो आप फर्नीचर लेने गए तो उस समय आपने क्या किया, पैसा दिया, फर्नीचर लिया। तो अगर आप अपने हिसाब से देखोगे तो आप कहोगे भैया हमने पैसा दिया और फर्नीचर ले लिया, तो उसके लिए आपने एक्सप्रेशन ये बना दिया कि x चेयर हमने ली और हर चेयर 40 की है, तो टोटल चेयर के लिए मुझे 40x पे करना पड़ा। इसी तरह से y टेबल्स मैंने ली और हर टेबल का जो किराया है वो 75 रुपीज़ है, तो टेबल के लिए मुझे 75y देना पड़ा। टोटल दोनों मिलाकर कितना देना पड़ा, इसलिए दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में कहानी क्या हुई, यानी लेन देन में क्या कहानी हुई, जब आप फर्नीचर वापस करने जाओगे तो उस समय आप फर्नीचर दे रहे हो और पैसा आपको मिल रहा है। तो अगर पैसा देने वाली वैल्यू को पॉजिटिव मानोगे तो लेने वाली को नेगेटिव मानना पड़ेगा, कि जब हम पैसा दे रहे हैं तो वो अमाउंट हमारा पॉजिटिव है, तो जब पैसा हमको मिलेगा तो वो वैल्यू निगेटिव होगी, क्योंकि दोनों उल्टी चीज़ है कि नहीं। सिंपल नंबर लाइन की तरह आप समझ सकते हो कि नंबर लाइन में राइट साइड पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट इधर नेगेटिव होगा। तो पैसा जब आप दे रहे हो तो वो पॉजिटिव है, तो जब ले रहे हो तो वो नेगेटिव होगा कि नहीं। इसको इस तरह से भी सोच सकते हो। तो अगर इस तरह से आप इसको सोचोगे तो फिर क्या होगा, जब आप फर्नीचर को रिटर्न करोगे तो दुकानदार जो पैसा आपको देगा तो वो पैसा आपको मिला। कितना मिला? चेयर के लिए 6x मिला, लेकिन मिला है ना, देने के लिए तो पॉजिटिव लिया था तो लेने के लिए नेगेटिव, तो माइनस का साइन लगा दिया। इसी तरीके से टेबल का पैसा आपको मिला, दुकानदार ने आपको कुछ वैसा वापस किया, तो देते टाइम
जो वैल्यू थी उसको पॉजिटिव आपने लिया तो लेते टाइम को निगेटिव लेना पड़ेगा, अपोजिट चीज है। तो ऐसे भी बना सकते हो, और ये दोनों जो अमाउंट है वो हमको टोटल वैल्यू देगा, इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। तो इसको इस तरह से सोच के भी एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है। ये जस्ट आपको ये बताया जा रहा है कि ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो जो सिंपल लगे वो यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल 8, चरू हैज बीन थ्रू 3 राउंड्स ऑफ अ क्विज। अब चरू ने क्विज में पार्टिसिपेट किया, उस क्विज के अंदर 3 राउंड्स हुए हैं। हर स्कोर्स इन द 3 राउंड्स आर। अब तीनों राउंड में उसका स्कोर क्या है? एक में है 7p माइनस 3q, दूसरे में है 8p माइनस 4q और तीसरे में है 6p माइनस 2q। Here P represent the scores for a correct answer and Q represent the penalty for an incorrect answer। अब यहाँ पर आप पूछोगे ये P और Q क्या है? तो P रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्कोर जो करेक्ट आंसर पे देने पे मिलेगा, और Q क्या है? इनकरेक्ट देने पे जो आपको पॉइंट्स मिलेगा या स्कोर जो भी मिलेगा वो है। What do each of the expressions mean? अब हर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है ये आप बताओ। जैसे एक एक्सप्रेशन आपको लिखा है 7p माइनस 3q, ये पहला वाला एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब क्या है? देखो P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्कोर फॉर अ करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर दोगे तो P आपको मिलेगा। तो यहां पर उसको 7p मिला है, इसका मतलब उसने 7 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया है। इसी तरीके से Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेनाल्टी फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो यहां पर 3Q दिया है, इसका मतलब 3 क्वेश्चन उसने गलत किए हैं। तो गलत करने पे पेनाल्टी मिलेगी, स्कोर कम हो जाएगा, इसीलिए बीच में माइनस का साइन लगा है कि भाई ये 7 क्वेश्चन तो आपने सही किए लेकिन 3 गलत कर दिए। तो जो सही किया माइनस जो गलत किया, ये आपका जो वैल्यू देगा वो एक्चुअल स्कोर होगा। इसी तरीके से बाकी सबका है कि 8p का मतलब क्या है कि दूसरे राउंड में उसने 8 क्वेश्चन सही करे और 4 गलत कर दिए। थर्ड राउंड में 6 क्वेश्चन सही किए और 2 क्वेश्चन गलत कर दिए। ठीक है, तो ये मतलब है। इफ द स्कोर फॉर अ करेक्ट आंसर इज 4, अगर करेक्ट आंसर का जो स्कोर है वो 4 है, मतलब p की वैल्यू अगर आपको 4 दे दी गई, और पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इज 1, यानी रॉन्ग आंसर देने पे क्या पेनल्टी लगेगी, तो वो पेनल्टी को q से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, यानी बेसिकली आपको q की वैल्यू अगर 1 दे दी गई। फाइंड चरूज स्कोर इन द फर्स्ट राउंड, तो पहले राउंड में चरू का क्या स्कोर होगा ये आपको निकालना है। तो फर्स्ट राउंड के अंदर उसका स्कोर है 7p माइनस 3q, तो सिंपल आप p की जगह 4 रख देना, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई q की वैल्यू आपको 1 दी है। 7 4 ज़ा 28 माइनस 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 25। तो चरू का स्कोर ये होगा। वी कैन इवेलुएट दिस एक्सप्रेशन बाय राइटिंग इट एज सम ऑफ टर्म्स, तो सम ऑफ टर्म्स के फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं तो सिंपल डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया कि भैया ये अपना अलग है, माइनस का साइन, ये चीज अलग है, इस तरह से आपका 25 आ जाएगा। व्हाट आर हर स्कोर्स इन द सेकंड एंड थर्ड राउंड, तो सेकंड और थर्ड राउंड में क्या स्कोर होगा ये आप निकाल लो, बहुत सिंपल है। बस P और Q की वैल्यू आपको पुट कर देनी है जो आपको दिया है। P की वैल्यू 4 और Q की 1 दी है, तो वही रखते जाओ। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये पूरी एक चीज है और ये एक अलग चीज है। 4 8 ज़ा 32 माइनस 4 1 ज़ा 4, तो आ गया 28। इसी तरीके से थर्ड वाले राउंड में 6p माइनस 2q है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 6 4 ज़ा 24 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो आ जाएगा 22। वॉट इफ देयर इज नो पेनल्टी, क्या हो अगर कोई पेनल्टी ना हो? वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ q इन दैट सिचुएशन, उस केस में q की वैल्यू क्या होगी? तो अगर कोई पेनल्टी ही नहीं लगेगी तो q की वैल्यू 0 होगी। कुछ नहीं को हम 0 से ही तो दिखाते हैं। नो पेनल्टी है, कुछ पेनल्टी नहीं है, तो पेनल्टी q से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मतलब उस केस में q की वैल्यू हो जाएगी 0। व्हाट इज हर फाइनल स्कोर आफ्टर द 3 राउंड्स, तो 3 राउंड के बाद उसका फाइनल स्कोर क्या होगा? बेसिकली एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपसे पूछ रहा है, तो वो नीचे आपको दिया। हर फाइनल स्कोर विल बी द सम ऑफ द 3 राउंड्स। फाइनल स्कोर निकालने के लिए तीनों राउंड्स के अंदर जो स्कोर था उसका सम करना पड़ेगा, तो ये देखो सम कर दिया गया। सिंस द टर्म्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर वी कैन रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट। अब टर्म्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे और इस तरह से लिख देंगे। तो इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है। चलिए मैं आपको करके प्रॉपर दिखाता हूं। पहला काम हमारा ब्रैकेट को हटाना, तो 7p हो जाएगा, अलग अलग टर्म्स के फॉर्म में लिखना है, प्लस दूसरा टर्म क्या है माइनस 3q, तो माइनस 3q लिख दिया। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद भी कर सकते हो जिससे कि अलग दिखे, नहीं तो जैसे आपको बुक में दिया चलो वैसे ही कर देते हैं। प्लस 8p प्लस माइनस 4q, देखो हर टर्म अपने साइन के साथ आएगा, 4q से पहले माइनस है तो ये माइनस पूरा लेके जाएगा। प्लस 6p प्लस माइनस 2q। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लो, मतलब ऐसे टर्म्स जिनमें सेम लेटर नंबर्स हों, जैसे p वाला टर्म एक ये है और एक ये है और ये है, तो इनको एक साथ कर लो। 7p प्लस 8p प्लस 6p प्लस माइनस 3q प्लस माइनस 4q प्लस माइनस 2q, तो q वाले टर्म को अलग कर दिया हमने। अब ये जो टर्म्स हैं इनमें p कॉमन है, तो कॉमन ले लो, तो 7 प्लस 8 प्लस 6 और मल्टीप्लाई बाय p, और मल्टीप्लाई साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर और लेटर नंबर के बीच में जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको हम हटा सकते हैं, तो सिंपल डायरेक्ट हमने बगल में p लगा दिया। अब क्या होगा, इन सब में देखो q कॉमन है
और सिर्फ क्यू नहीं कॉमन है, माइनस भी कॉमन है। तो माइनस को हम ब्रैकेट के बाहर कर दें और ब्रैकेट के अंदर सबको पॉजिटिव कर दें तो काम बन जाएगा कि नहीं। मतलब ये जो प्लस का साइन है वो तो हमने लगा दिया, फिर माइनस को हमने बाहर कर दिया, 3 + 4 + 2 और बाहर क्यू। ये हमने कैसे किया, क्योंकि देखो यहाँ 3 से पहले माइनस है यानी -3 है। अब 3, 4, 2 इन सबको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और बाहर माइनस लगा दिया, तो अगर ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस सबको मिल जाएगा। तो बेसिकली इन सब का माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर कर दिया। अब चलो फर्दर सॉल्व करते हैं, इन सबको ऐड कर लो तो आ जाएगा 21p प्लस -3, 4 और 2, 7 to 9 हो जाएगा, तो -9q हो जाएगा। प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो 21p - 9q हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, एक p वाला टर्म है दूसरा q वाला टर्म है, तो बस ये इतना ही रहेगा। तो देखो हमारा भी यही एक्सप्रेशन बना था। चरूज टोटल स्कोर आफ्टर 3 राउंड्स इज 21p - 9q। हर फ्रेंड कृषिताज स्कोर आफ्टर 3 राउंड इज 23p - 7q। अब उसकी फ्रेंड का स्कोर भी दिया हुआ है। गिव सम पॉसिबल स्कोर्स फॉर कृषिता इन द 3 राउंड सो दैट दे ऐड अप टू गिव 23p - 7q। अब कृषिता ने भी 3 राउंड गेम खेला होगा, तो उन 3 राउंड में अलग अलग पॉसिबल क्या स्कोर्स हो सकते हैं वो आपको बताना है कि उनको जब ऐड करें तो वो 23p - 7q बनाए। मतलब अपने से कोई स्कोर आपको बताना है। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए किसी का टोटल स्कोर 3 राउंड में 12 है, अब बताओ अलग अलग राउंड में उसने क्या स्कोर किया होगा। मतलब अपने से कोई वैल्यू मान सकते हो कि जब ऐड करें तो उसका 12 वैल्यू आ जाए। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले राउंड में 2 और दूसरे में 6 और तीसरे में 4, तो इसको ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। देखो इसको करने का तरीका जानते हो क्या है, हर टर्म के अंदर जो नंबर वाला पार्ट है उस पर आप फोकस करो, इसी को आप ब्रेक कर दो 3 पार्ट्स में, इस तरह से कि जब ऐड करें तो हमको यही वैल्यू मिले। कहने का मतलब ये है जैसे 23p है तो 23 को आप ऐसा ब्रेक करो कि वो 3 नंबर जो आपको मिले उनको ऐड करो तो 23 आए। इसी तरह से 7q में जो 7 है उसको इस तरह से ब्रेक करो कि ऐड करने पे आपको 7 मिले। यही चीज़ तो देखो ऊपर हुई थी। अगर आप ध्यान दो तो तीनों राउंड में जो स्कोर है उसका जो p वाला टर्म है उसके साथ जो नंबर लगा हुआ है वो सिंपल ऐड ही तो हो रहा है। देखो पहले राउंड में 7p था, दूसरे में 8p था, तीसरे राउंड में 6p था, तो 7, 8, 6 इन सबको ऐड ही तो करे तो 21 आया। तो अगर उल्टा चलना होगा तो 21 को हम ब्रेक करेंगे इस तरह से कि वो नंबर जो ब्रेक करने पे मिले उनको ऐड करने पे 21 मिलना चाहिए। तो देखो स्कोर हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो पहले आपको ये सोचना है कि 23 को कैसे ब्रेक करें कि वो जो 3 नंबर हमको मिले उनका ऐड करने पे 23 आ रहा हो। तो 23 माइनस अगर 6 कर दें तो आ जाएगा 17, 17 माइनस अगर हम 7 कर दें तो आ जाएगा 10 और 10 माइनस 10 कर देंगे तो आ जाएगा 0। ऐसे अलग अलग नंबर हमने सब्सट्रैक्ट कर दिए। एक बार 6 सब्सट्रैक्ट किया, फिर 7 सब्सट्रैक्ट किया, फिर 10 सब्सट्रैक्ट किया, तो बस यही वो नंबर है जिनको ऐड करने पे ये मिलेगा। ऐसे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। नहीं तो आप मन में सोच सकते हो कि वो कौन से 3 नंबर ले जिनको ऐड करने पे 23 आए। यहाँ पर एक मेथड मैंने आपको बता दिया कि सिंपल अपने मन से कोई नंबर सब्सट्रैक्ट करते जाओ, 3 बार में वो 0 आ जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। तो चलो पहले राउंड में उसका स्कोर था, मान लो अभी p वाले की हम बात करते हैं 6p, दूसरे वाले में 7p और तीसरे वाले में 10p। इसी तरह से q को ब्रेक कर लो। तो 7 को इस तरह से ब्रेक करना है तो 7 में से चलो अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 6, इसमें से 2 सब्सट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 4, इसमें से 4 सब्सट्रैक्ट कर दें तो आएगा 0। तो अब माइनस यहाँ पर पहले 1 सब्सट्रैक्ट किया, फिर 2 सब्सट्रैक्ट किया, फिर 4 सब्सट्रैक्ट किया, तो इसी तरह से लिख देंगे। तो 1q, अब 1q को डायरेक्ट आप q लिख सकते हो, सिंपल q लिखा है इसका मतलब एक q है। ये पहले राउंड का स्कोर हो गया। दूसरे में यहाँ 2 सब्सट्रैक्ट किया था तो 2q हो गया माइनस 4q। तो ये पॉसिबल स्कोर है। देखो अलग वैल्यू आ सकती है क्योंकि अपने से हमको कोई स्कोर बनाना है ना। अब ये तीनों जो स्कोर्स हैं इनको आप ऐड करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी। कैन वी से हु स्कोर्ड मोर, कैन यू एक्सप्लेन वाई। क्या हम कह सकते हैं किसने ज़्यादा स्कोर किया, और क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों। तो चलो दोनों का स्कोर पहले एक बार हम देखते हैं। देखो कृषिता ने स्कोर किया है 23p - 7q और चरू का स्कोर है 21p - 9q। अच्छा आप सिंपल सा मेरे को ये बताओ कि जिसके करेक्ट आंसर ज़्यादा होंगे उसी का स्कोर ज़्यादा होगा कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा करेक्ट आंसर देगा स्कोर उसी का ज़्यादा होगा। तो अगर सिर्फ करेक्ट आंसर पे फोकस करें तो 23p का मतलब क्या है कि कृषिता ने 23 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया है। इसी तरीके से 21p का मतलब क्या है कि चरू ने 21 क्वेश्चन करेक्ट आंसर दिया है। तो करेक्ट आंसर के सेंस में बात करें तो कृषिता का स्कोर ज़्यादा होगा। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात बताओ, ये बताओ जो कम क्वेश्चंस गलत करेगा उसका स्कोर ज़्यादा होगा कि जो ज़्यादा क्वेश्चंस गलत करेगा उसका। ऑब्वियसली जिसके क्वेश्चंस कम गलत होंगे उसी का स्कोर ज़्यादा होगा कि गलती कम इसने की है। तो देख लो गलती किसने कम की है। कृषिता का है 7q, मतलब उसने 7 क्वेश्चंस गलत किए हैं, और चरू का है 9q यानी उसने 9 क्वेश्चंस गलत किए हैं।
तो मतलब कम क्वेश्चन किसने गलत किए हैं? कृषिता ने कम क्वेश्चन गलत किए हैं। तो सही आंसर भी ज्यादा दिया, गलत क्वेश्चन भी कम किया, दोनों तरफ से बल्ले बल्ले है। तो मतलब कृषिता का स्कोर ज्यादा होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि कृषिता ने करेक्ट आंसर भी ज्यादा दिए हैं और रॉन्ग आंसर कम दिए हैं एज कंपेयर टू चरू। हाउ मच मोर हैज कृषिता स्कोर्ड देन चरू? अब कृषिता ने चरू से कितना ज्यादा स्कोर किया? दिस कैन बी फाउंड बाई फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू स्कोर। मेरे पास है 5 रुपए, आपके पास है 2 रुपए, मेरे पास आपसे कितना ज्यादा है? तो सिंपल सब्सट्रैक्ट कर लो, आ गया 3, यानी मेरे पास आपसे 3 रुपए ज्यादा है, यानी डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहां भी डिफरेंस निकालो दोनों के स्कोर का। भाई कृषिता का स्कोर ज्यादा है तो उसको पहले लिख दिया, माइनस चरू का स्कोर। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर, इसको सिंप्लीफाई करो। तो चलो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 23p माइनस 7q, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो 21p का माइनस 21p हो जाएगा, माइनस 9q का साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस का 9q हो जाएगा। अब टर्म्स को अलग अलग करके लिख दो, 23p प्लस माइनस का 7q प्लस माइनस का 21p प्लस 9q। अब लाइक टर्म्स को एक साथ कर लो, यानी p वाला टर्म यहाँ पर है, दोनों को एक साथ कर लो क्योंकि ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। तो ये 23p प्लस माइनस 21p हो जाएगा प्लस माइनस 7q प्लस 9q हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, तो कॉमन ले सकते हैं p की नहीं। तो बेसिकली ब्रैकेट के अंदर ये 23 प्लस माइनस 21 और ये बाहर p आ गया। इसी तरह से प्लस माइनस 7 प्लस 9 और बाहर q हो गया, क्योंकि इन दोनों में q कॉमन है तो कॉमन वाले को बाहर कर लिया हमने। अब बस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेना है। 23 प्लस माइनस 21, एक पॉजिटिव नंबर एक निगेटिव नंबर, इसको ऐड किया जाता है। कई बार बता चुका हूं कि नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाता है, साइन बड़े वाले का लगता है। तो 23 माइनस 21 कर दोगे आ जाएगा 2, और 23 बड़ा है तो प्लस का 2 रहेगा। p प्लस माइनस 7 प्लस 9, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इसको ऐड कर रहे हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद लिख रहे हो। तो नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, साइन बड़े के लगेगा। यहां से भी वही आ गया 2 और ये q। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया 2p प्लस 2q। किसका एक्सप्रेशन है? कि कृषिता ने चरू से कितना ज्यादा स्कोर किया है, उसकी वैल्यू आपको यहां से मिलेगी। अब अगर p और q की वैल्यू आपको दी है तो सिंपल पुट कर दोगे, वहां से आप बता सकते हो कृषिता ने चरू से कितना ज्यादा स्कोर किया। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7 की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।